एक ऐसे महाठग को पकड़ा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सैकड़ों लोगों को पिछले 2 सालों में चूना लगा चुका था। और जो पहली जानकारी मिली है उस हिसाब से अब तक करीब 250 लोगों से ज़्यादा उसके शिकार हुए हैं, जो घर की आस में उसे पैसा बांटते गए और अब तक वो करीब 3 करोड़ रुपए इस तरह से ऐंठ चुका है उन लोगों के साथ। ये जानकारी प्राथमिक पुलिस को मिली है। हमारे साथ बलराम मीणा जी हैं जो डीसीपी हैं जोन 1 के, और इन्होंने ये केस ब्रेक किया है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा इसका जो चल रहा था, ये ठगी का धंधा, ये किस तरह से मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? एक्चुअली इसमें ये काफ़ी 2.5-3 साल से इसमें कर रहा था, लेकिन एक अर्जदार के तौर पे एक बहन जी मेरे पास आए मेरे ऑफिस में। उन्होंने मुझे ये सारी स्टोरी बताई कि इस तरह से किसी एक बंदे ने उनसे 18 लाख रुपए ले लिए हैं, मकान दे नहीं रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लेके उसने उससे पैसे ठगे हैं। और उसकी जो डेस्परेशन इतना पैसा देने की थी, उसके पीछे भी रीज़न था कि उसका कहीं और किसी फ्लैट में कुछ 30-35 लाख रुपए का इशू चल रहा था। तो शी वॉज़ वेरी डेस्परेट कि उनको किसी भी हालत में मकान चाहिए, और उसी दरमियान ये बंदा इनसे टकरा जाता है। और फिर उसने भी इस तरह के इसको काफ़ी आश्वासन दिए, और उसी सिलसिले में इन लोगों ने जो पैसा दिया और फिर बाद में जब इसने पैसा नहीं लौटाया तब वो मेरे पास आए। एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि इसके अंदर काफ़ी तथ्य है, और मैंने उस जैसे हम इसको देखें मीणा साहब के, बड़ी सामान्य सी बात लगती है क्योंकि अहमदाबाद में इस तरह के डिस्प्यूट, इतना बड़ा शहर है, आए दिन होते रहते हैं। तो उसकी बातों में ऐसी क्या मतलब, चूँकि उसमें एक बहुत बड़ी योजना का नाम जुड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जुड़ा हुआ था, जिससे सामान्य वर्ग के, निचले वर्ग के काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। और उन्होंने जो चीज़ डिस्क्लोज़ की कि वो बंदा मुझे बार बार बुलाता है, फिर बोलता है कि आपके पेपर हो गए हैं, फिर आपका ये पेपर बाकी है, आप इतना पैसा और दो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये इस बात में इतना तथ्य है कि ये व्यक्ति चीटर है। और फिर उस बंदे को हम लोगों ने पुलिस में इंट्रोगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन हमारे ऑफिस में बुलाया। मेरी एलसीबी की टीम ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। शुरुआत में हम लोगों को लगभग 80 लोगों की डिटेल्स पता चली कि इसने इस तरह से 80 लोगों के साथ किया है। फिर और थोरोली इंट्रोगेट किया तो 150 लोगों तक आंकड़ा पहुंचा, फिर बाद में 200 लोगों तक आंकड़ा पहुंचा, उसके बाद 250 लोगों तक आंकड़ा पहुंचा। तो इस तरह से लगभग आंकड़ा जो है वो 250 क्रॉस कर गया। और फिर हम लोगों को इसकी पूरी एमओ, इतना कितना अमाउंट इसने खर्च किया, कहाँ कहाँ इसने पैसे को इन्वेस्ट किया, वो सारा कुछ हम लोगों को सामने आया। वो काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी थी। तो ये एमओ की बात जो आप कर रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी इसकी, किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहा था लोगों को? क्या करता क्या था कि लोग यकीन कर लेते? बेसिकली ये किसी भी बंदे से अगर बात करता था तो पहले कहता था कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मैं सचिवालय के अंदर जॉब करता हूँ और प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड काम ही करता हूँ, आपको अगर मकान चाहिए तो मुझे बताना। और फिर उनको फॉलो नहीं करता था ताकि लोग खुद ही अट्रैक्ट होकर इसके पास चले आएँ। और उनसे 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे लेता था। एक सच्ची झूठी स्लिप जो है उसने ऑनलाइन डाउनलोड कर रखी थी, वो दे देता था। और फिर उसके बाद उनसे पैसे लेने का सिलसिला शुरू होता था। ये सारे ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मध्यम वर्ग के हैं, एकदम लोअर क्लास से हैं, जिन लोगों के पास में डेली बेसिस की अर्निंग है और उनकी अहमदाबाद में खुद का घर हो, इसकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है। तो उसने उसी को मिल्च किया और फिर उन लोगों से टुकड़े टुकड़े पैसे लेता रहा, कभी 50,000, कभी 1 लाख। फिर कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि ये कहीं फ्रॉड ना कर रहा हो, तो उनको ऐसी साइट्स पे दिखाने लेके गया जिन साइट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में 2, 2.5, 3 साल तक काम चलता है। तो इस वजह से उन लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि ये आपका फ्लैट है, ये फ्लैट आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, जब भी होगा आप निश्चिंत रहो, और ये बाकी और फिर और पैसे लेता था। तो लोगों को लगता था कि इतना सस्ता मकान मिल रहा है, तो वो लोग खुद भी दूसरे लोगों को माउथ पब्लिसिटी करते थे। तो इससे लोग आते गए, जुड़ते गए। फिर बीच में कुछ लोगों को इसने अपनी तरफ से कुछ पैसा देना शुरू किया, जो इसके लिए कमीशन एजेंट का तरीके से काम कर रहे थे। वो दे वर नॉट प्रोफेशनली रिक्रूटेड बाय हिम, बट लेकिन वो लोगों को, जैसे इसने किसी से 50,000 लिया तो उसमें से 20,000 रुपये दे दिया। ऐसे करते करते इसने लगभग 8 से 10 लोगों को 60 लाख रुपये दिए। और बाकी लोगों से जो 3 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लिया था, इसने उस सब पैसे को अपने अलग अलग धंधों में डाला। और लोगों से बोलता इस तरह से था कि इन केस अगर आपका मकान नहीं निकला तो मैं आपको पैसा वापस दूंगा। तो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को इसने पार्ट अमाउंट वापस भी किया जानबूझ के, ताकि इसकी एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। इस तरह से इसने पूरा का पूरा अपना 2.5 से 3 साल में 250 से 300 लोगों के बीच में इन लोगों को चीट किया। मतलब
नटशल में हम ये कह सकते हैं कि आधा सच आधा झूठ इस तरह से प्रेजेंट करता था। पूरा झूठ, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा झूठ, लेकिन उसको सच के दायरे में रखकर प्रस्तुत किया गया ताकि लोगों को उसके ऊपर भरोसा आ जाए और वो लोग इसके पास से इसको पैसा देते रहे। पूरा ही झूठ था। क्या लग रहा है कि इसके साथ और भी लोग जुड़े हुए, नेटवर्क को इसने क्रिएट किया हुआ? नहीं, वो अभी तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो हम लोगों ने प्राइमरी इससे इंट्रोगेशन किया उसमें सामने नहीं आया है। ये जो डेटा हम लोगों को 200 से 250 लोगों का मिला है, वो डेटा हमको मिला है बेसिकली जिन लोगों को पैसा वापस देता था, तो वो लोग अपने पास रिकॉर्ड रखते थे। एक फाइनल चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड एक तो क्या है, और दूसरा इसको ये आइडिया आया कहाँ से, थॉट कहाँ से जनरेट हुआ? बेसिकली ये जो अपने सलून के अंदर एक नॉर्मली जाता रहता था जी, इसमें जो अर्जदार हैं वो एक सलून की मालिक ही हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं और वो सब जिस तरह से अपनी मकान की ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं, तो हाँ इसको आइडिया क्लिक किया था। ये बेसिकली खांबा अमरेली का रहने वाला है, वहाँ से यहाँ ये अपना रोज़गार ढूंढने आया था। इसने जीपीएससी की तैयारी भी की है, लेकिन जब ये लीगल तरीक़ों से अपने आप को एम्प्लॉय नहीं कर सका, तो इसने फिर ये तरीका ढूंढा अपने आप को पैसेदार बनाने का, और फिर उसी सब में ये आगे बढ़ता चला गया और इसी चीटिंग की एक प्रोसेस चालू हुई। वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने ग्रेजुएशन किया हुआ था और काफ़ी समय तक उसने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी की थी। हालांकि वो उसमें पास नहीं हो पाया, लेकिन इस वजह से उसे कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल हो गई थी, और इसीलिए हमने देखा कि जब वो उसके दिमाग में ये थॉट आया कि वो पीएम आवास योजना के तहत लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, तब उसने अपनी इस जानकारी के बलबूते पे बड़ी आसानी से लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे जानकारी थी पॉलिसीज़ की, इसलिए बड़ी आसानी से वो कन्विंस भी कर देता था। और साथ ही वो टारगेट करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को ये प्लान बेचे वो महिलाओं के नाम पे बेचे, क्योंकि महिलाओं के नाम पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत कम लगती है। तो उसे लगा कि बड़ी आसानी से लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। वैसे भी लोअर मिडिल क्लास जितना कम ड्यूटी भरे ऐसी उसकी अपेक्षा होती है, तो उसका भी उसने फ़ायदा उठाया, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर उसके जो विक्टिम्स हैं वो महिलाएं ही हैं। वो सैलून में आता था कस्टमर बन के, और थोड़े टाइम कस्टमर बन के सर्विस ली। फिर उसने बोला कि मैं सचिवालय में जॉब करता हूँ और प्रधानमंत्री आवास के जो भी मकान होते हैं मैं ही वो ड्रॉ करता हूँ, मैं ही सबको ड्रॉ में निकाल देता हूँ नाम। तो वैसे उसने उसका परिचय दिया था हमें, और उसने बोला था कि अगर ज़रूरत है घर की, आप रेंट पे रहते हो तो आपको बुक करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ आपका। वो स्कीम तैयार हो गई है तो 2 महीने में तो आपको मिल भी जाएगा। उसने बोला था कि मैं वहाँ पे ही जॉब करता हूँ ना। वैसे उसने उसका और 2-3 बार तो वो पहले भी आ चुका था और बात ही ऐसे की थी उसने। वो बात करने में बहुत माहिर है, तो उसके ऊपर वैसे ट्रस्ट आ गया था। नहीं, अभी उसका ड्रॉ होगा 2 महीने में, तो अभी सबको ड्रॉ में मिलेगा, तो उसमें आपका ड्रॉ में मैं आपका नाम निकाल दूंगा, वैसे उसने बोला था। तो हमने बोला था कि इसका फॉर्म तो बैंक में से मिलता है और पैसे वैसे भरने होते हैं, तो उसने बोला कि नहीं आप मुझे दे दो, अभी तो प्रोसेस सबकी होने वाली है, तो आप मुझे दे दो, मैं फॉर्म भरवा देता हूँ आपका। तो उसने फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे और फिर तब पेमेंट लिया था और उसने तुरंत ही फॉर्म भरवा दिया था। हाँ, हम उसके कैफ़े पर जाके इंक्वायरी करते थे। उसके घर गांव में जो घर है वहाँ पे भी जो भी हमारे पहचान वाले हैं उसको कस्टमर है वो उसके गांव के, तो हमने पूछा कि ये नाम का कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हो, क्योंकि हमने ऐसे पैसे दिए हुए हैं और अभी तक कुछ किया है नहीं, तो थोड़ा सा अभी नेगेटिविटी आ रही है उसके बारे में। तो हमने वैसे उसके लिए इंक्वायरी की। फिर उसके कैफ़े उसने बताए थे, तो वहाँ पे जाके पूछा, तब जाके हमें पता चला कि ये कोई साहब है ही नहीं, जॉब ही नहीं करता है कहीं पे। और ऐसे तो फिर हमने उसको मैसेज किए, फ़ोन किए कि सर अगर आपको नहीं देना है तो हमें पैसे दे दीजिए, क्योंकि अभी हम नहीं वेट कर सकते हैं और हमारा क्लियर कर दीजिए। तो फिर उसने अमाउंट नहीं दी और टाइम पास ही किया। फिर हमने उसको मैसेज किया कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर हम जो भी लीगल कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। उसने ऐसा बोला कि आपको मकान अलॉट वो किया जा रहा है कि जिसको मकान लगे और उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, कि वो नहीं भर सकते पैसे, तो वो मकान आपको अलॉट
कर देंगे, वो रिजेक्ट करेगा और वो आपको मिलेगा। तब जाके हमने हाँ बोला था। हमको इतना तो पता था कि ये फॉर्म भर के ही मकान मिलते हैं, डायरेक्टली ऐसे मकान नहीं मिलते हैं। नहीं, हमको उसने टाइम ही नहीं दिया है कि हम फॉर्म देखे पढ़े। उसने बोला जल्दी करो, मुझे और काम है, बहुत सारे काम है मेरे, एक ये काम नहीं रहता है। 5 मिनट्स भी नहीं खड़ा है और उसने साइन करवा के फिर वो चल दिया। फिर पैसे हमने बाद में दिए उसको, कैश दिए, गूगल पे किए, सब अलग अलग किया है सर। वो चीज़ हुई है उसी दिन। हाँ, आखिरी दिन तक हमको ऐसा था कि उसका रिप्लाई आएगा। हमको तो पता ही नहीं था कि वो फ्रॉड है। हमको ऐसे उलझा के रखा था उसने, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। 11 तारीख को बोला है, 11 तारीख को सबको मुझे चाबी दे ही देनी है। मैं अभी कंटाल गया हूँ सबको रिप्लाई दे दे के। तब उसने मुझे ऐसा बोला था। मैंने मेरा भी करवाया, मेरे भाई का भी करवाया था, फिर मेरे पीछे मेरी फ्रेंड का करवाया, उसने उसके मामा का करवाया, सगे मामा का, और उन्होंने उनके फ्रेंड का करवाया। वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने इन सरकारी ऑफिसेस को भी अपने प्लान का एक इंटीग्रल पार्ट बना रखा था, क्योंकि जब भी किसी को उस पर शक होता था, उसके विक्टिम को, कि वो उन्हें ठग रहा है और उनसे सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहा है, तब उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि उनका काम सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और उनको उनका मकान मिल ही जाएगा, वो इस तरह से उन्हें सरकारी ऑफिसेस में ले आता था। और उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो ऑफिसेस के अंदर जो ऑफिसर्स के वेटिंग रूम होते हैं, वेटिंग लाउंजेस होते हैं, वहाँ पे ले जाके उन्हें बैठा देता था और उनके साथ बैठ कर के कुछ ऐसे ही लिखा पढ़ी करने का काम शुरू कर देता था, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ, उनका काम सुचारू दिशा में आगे बढ़ रहा है और उन्हें उनका मकान मिल ही जाएगा। सर, उसमें क्या था, पेपर्स के मैं फ़ोटो लेने जा रही थी। मेरे फ्रेंड सर्कल जो मुझे बोल रहे थे कि ये गलत है, तो मैं फ़ोटो लेने जाऊँ तो लेने नहीं देते थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मैं सचिवालय के अंदर जॉब करता हूँ और ये मकान का काम ही मेरा है, ये फाड़वने के मकान का मैं ही फाड़वता हूँ, तो उसके हिसाब से आपको मकान 100% मिलेगा और आपको नहीं चाहिए तो आप पैसे ले सकते हो। हमको 3 पेज के कागज़ पे साइन करवाता था, उसके बाद लोन के कागज़। तो हमको पता था कि भाई लोन होती है तभी मकान होता है, तो लोन के पेपर पे 40 पेज पे साइन करवाता था। फिर बोलता था आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक की पासबुक का आगे का पेज दीजिए, तो वो लेता था सर वो। उनके बाद बोलते थे कि अभी 3 मकान रह गए, 4 मकान रह गए, आप जितना बने उतना जल्दी करोगे तो आपको 11 तारीख को चाबी मिल जाएगी। हाँ सर, सब रजिस्टर ऑफिस में मुझे 11 तारीख को बुलाया था, तो वहाँ जाके देखा तो बोले कि सर्वर डाउन है, आपका अभी नहीं होगा। मैंने बोला सर्वर डाउन है सर, मैं जॉब करती हूँ, कितनी छुट्टी देंगे? तो वो जब सरकारी कचहरी में बुलाया तो आपको लगा कि सही में कुछ करवा। हाँ, उसके कागज, उसके आव भाव, उसका जो बोलने का टोन इतना मीठा था ना सर को, तो हमको तो ऐसा ही लगे कि वो सर काम करके ही देंगे। देखो, ऐसे उसने अपॉइंटमेंट दी थी मेरे को। अच्छा, हर तारीख और हर सभ्य का नाम लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, 12:30 बजे इसकी, 1 बजे इनकी, 1:30 बजे इसकी। ये आपको मैसेज भेजा? हाँ, वो अपने व्हाट्सअप से ही मैसेज दे रहा था 2-3 दिन पहले, 1 दिन पहले रात को, कि भाई इनका नाम है, इतने बजे आ जाना। मेरे भाई का भी नाम है, उसके बच्चे का भी, जिससे मैंने मकान बुक करवाया है, और मेरी मदर का और उसका उसने साथ ही रखा था, बराबर है। पर जब पोजीशन लेटर लेने की बारी आई ना, तो उसकी नानी मर जाती, ऐसा मर गया। फिर 2-3 दिन ऐसा हुआ। फिर जब मंडे को मैंने ये न्यूज़ देखा ना अखबार में, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। ऐसे मकान की हमको साइट दिया, तो मैं साइट के ऊपर वो उसका लोकेशन मंगवा के सर्च मार के मैं वहाँ पे गया, तो मुझे अंदर गेट में ही नहीं घुसने दिया ने, कि भाई अभी मकान अभी कंप्लीट रजिस्टर हो नहीं गए, तो अभी किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला भाई अभी मेरे को देखना है, मेरे को मकान खरीदना है, क्योंकि उसने बोला था कि भाई तुम्हारा मकान है, ऐसा किसी को बोलना ही नहीं है। मगर मेरे संतोष के लिए हम वो साइड पे गए कि भाई चलो मकान है कि नहीं, वो तो देखने जाए। तो वो ये एप्लीकेशन के आधार पर मकान थे, मगर हमको अंदर घुसने नहीं दिया कि भाई परमिशन नहीं है साहब की, नहीं ऐसा है वैसा है। हाँ, तभी डाउट तो ऐसा हुआ, मगर जब पैसे हाथ में से निकल गए थे, बाद में ये सब मेरे पास एप्लीकेशन आई और मैंने बोला कि भाई चलो बताओ। फिर मैंने बोला भाई मेरा 6 लाख रुपया है, तो मुझे कुछ तो प्रूफ में दो। तो उसने मुझे ऐसी इंडस कॉपी नकली मुझे थमा दी उसने। ये अहमदाबाद के साइंस सिटी रोड पर ऑडा द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स।
इसी तरह की स्कीम्स का सहारा लेकर के उसने अपने विक्टिम्स को ठगा। वीरेंद्र सिंह राठौड़ इतना शातिर था कि उसने जब ये फ्लैट्स बनना शुरू हुए तब अपनी जो फर्जी स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया। और आपको बता दें कि फ्लैट बनने में 2-2.5 साल 3 साल का समय लग ही जाता है, तो ऐसे में उसके पास एक लंबा टाइम पीरियड था, एक बड़ा विंडो था जिसमें वो लोगों से पैसे ऐड सकता था। जब भी उससे उसके विक्टिम से पूछते थे कि फ़्लैट कहाँ है, कहाँ बन रहे हैं, तो वो ला के ऐसी साइट्स पे उन्हें दिखा देता था कि देखिए ये आपके फ़्लैट बन रहे हैं, और उन्हें फ़र्जी इंडेक्स भी उसने इशू कर दिए। लेकिन जब ये फ्लैट्स बन करके तैयार हो गए और जब यहाँ पे उन विक्टिम्स ने आकर के चेक करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनके नाम पे तो कोई फ्लैट अलॉट हुआ ही नहीं है, और जो भी कहानियाँ उसने बनाई थी वो सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं। तब जाकर के उसकी कहानी का भंडाफोड़ हुआ, लेकिन तब तक वो सैकड़ों लोगों को अपने प्लान का शिकार बना चुका था और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ चुका था। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।